नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। पाकिस्तान हाई कमीशन में जासूसी से जुड़े मामलों की एक लंबी फहरिस्त है, जहां पाकिस्तान उच्चायोग भारत में आईएसआई की आंख और कान बनता रहा है। पहले भी कई नाम सामने आए, आबिद हुसैन, ताहिर खान, राणा मोहम्मद और अब दानिश। सवालों में पाकिस्तान हाई कमीशन, आईएसआई एजेंट बनकर आया दानिश, वीजा अफसरों से लेकर कुक तक कौन कौन आईएसआई एजेंट, सालों से कैसे चलता रहा जासूसी का नेटवर्क, पहलगाम हमले से भी जुड़ रहे हैं तार। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के भीतर काम करने वाला एक नाम दानिश अब भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है कि दानिश सिर्फ एक स्टाफ मेंबर नहीं, बल्कि आईएसआई का पूरी तरह से प्रशिक्षित एजेंट है, जो भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या दानिश सिर्फ एक नाम है या एक पहचान जो जासूसी के लिए गढ़ी गई थी? ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान हाई कमीशन पर ऐसे आरोप लगे। 31 मई 2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दो पाकिस्तानी वीजा अफसरों आबिद हुसैन और ताहिर खान को रंगे हाथों पकड़ा था। दोनों आईएसआई के एजेंट निकले, जो अफसर बनकर भारत में तैनात थे। स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद दोनों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर भारत से निकाल दिया गया। पर्सोना नॉन ग्राटा तब घोषित किया जाता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के राजनयिक को अवांछित घोषित करता है। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफ 180 से घटाकर 90 कर दिया था। 2021 में फिर एक मामला सामने आया, जब राणा मोहम्मद जिया, जो भारत में वीजा अफसर के तौर पर तैनात था, असल में आईएसआई एजेंट निकला। इस केस में एक भारतीय आर्मी कॉन्ट्रैक्टर हबीब भी पकड़ा गया। यानी पाकिस्तान हाई कमीशन भारत में एक छिपा हुआ खुफिया नेटवर्क चला रहा था। भारत में आईएसआई की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि साल 2016 में भी क्राइम ब्रांच ने 5 भारतीयों को पकड़ा था, जो पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े हुए थे और भारतीय फौज की गोपनीय जानकारी लीक कर रहे थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस मिशन में कई कर्मचारी फर्जी नामों से आईएसआई के लिए काम करते हैं। कोई कुक के भेष में, कोई ड्राइवर, तो कोई कल्चरल स्टाफ बनकर। दानिश का केस भी इसी पैटर्न को दिखाता है। अब जांच में देखा जा रहा है कि उसका नाम, पहचान और ड्यूटी सब नकली थी या नहीं। उधर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कहानी भी लगातार संदेह के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के दौरान वो इंडोनेशिया में थी, लेकिन आरोप है कि आईएसआई ने उसे एक नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। ज्योति ने सभी आरोपों को नकारा है, लेकिन अब उसका मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस जांच के दायरे में है। हिसार पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां इसी एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है।
और देखिए इधर भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। 9 साल में 6 से ज्यादा पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए और ये जासूस पाक हाई कमीशन में वीजा अधिकारी के तौर पर काम करते थे, जबकि आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारी भेज रहे थे। साल 2016 से लेकर 2024 तक दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले इस नेटवर्क में पाक दूतावास के कई अधिकारी, पीआईओ और भारतीय नागरिक शामिल पाए गए हैं। ताजा मामला ज्योति मल्होत्रा केस से जुड़ा है। वीजा अधिकारी दानिश का है, जिसे जासूसी के आरोप के बाद भारत से वापस पाकिस्तान भेजा गया था। भारत में आईएसआई ने बदला जासूसी का पैंतरा। वीजा के बदले बनाया लोकल जासूसी नेटवर्क। सिम के बदले वीजा, पैसों के बदले जासूसी। हाल ही में ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान और नोमान इलाही जैसे कई ऐसे स्थानीय लोगों को पुलिस ने भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इनके तार दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास तक पाए गए हैं। साथ ही इनसे जिस तरह से जासूसी करवाई जा रही थी, उससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए पैंतरे के बारे में खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास में तैनात दानिश जैसे वीजा अधिकारी के बारे में खुलासा हुआ है कि वो एक ट्रेंड आईएसआई एजेंट था और भारत में यहीं के लोगों को जासूसी के लिए रिक्रूट कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में अपने एजेंट्स को वीजा ऑफिसर के तौर पर तैनात करती है। वो पाकिस्तान का वीजा चाहने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक करने से मजबूर या जासूसी के लिए तैयार हो सकने वाले लोगों की पहचान करते हैं। पहचान के बाद सिलेक्टेड लोगों के वीजा में रुकावट पैदा करते हैं। वीजा पास करने के एवज में टेस्ट करने के लिए भारतीय सिम की मांग करते हैं। जो सिम दे देता है उसे एक एजेंट के साथ जोड़ देते हैं। वीजा के लिए उनसे एजेंट जासूसी वाले काम कराते हैं और सैन्य, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे की जानकारी इकट्ठा कराते हैं। पुराने टाइम में भी इस प्रकार की जासूसी करने के लिए पाकिस्तान कभी कम नहीं रहा है और ख़ास तौर से जब पाकिस्तान जासूसी करवाता है तो अपने हाई कमीशन जो हमारे दिल्ली में है, चाणक्यपुरी एरिया में पाकिस्तान हाई कमीशन है, उनके आदमियों के थ्रू, उनके जो ऑफिसर्स और मैन के थ्रू ये जासूस करवाने के लिए काफ़ी पहले से ही बदनाम है। मुझे याद है कि 2003 में पाकिस्तान हाई कमीशन से हमने कश्मीरी औरत को पकड़ा था जो काफ़ी लाखों रुपया वहाँ से निकलवा कर लेके जा रही थी हाई कमीशन से, और बाद में उसको जो पकड़ा और उसकी इंटरोगेशन हुई, उससे खिलाफ केस बना, तो उससे ये मालूम हुआ कि वो सारा का सारा पैसा उग्रवादियों को, जो जम्मू कश्मीर की उग्रवादी संस्थाएँ हैं, उग्रवादी ग्रुप हैं, उनको देने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ से उनको कैश दिया था कि वहाँ पर उनकी मदद की जाए। इसी तरीके से ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन, अरमान और देवेंद्र को आईएसआई ने अपना मोहरा बनाया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बहकाने, लालच देकर जासूसी कराने से लेकर ब्लैकमेल और डराने धमकाने का भी सहारा लिया है। अप्रैल 2024 में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। यह मॉड्यूल आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों को सिम उपलब्ध करवाता था। सिम वाला ये नेटवर्क दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ था। पिछले 10 सालों से आईएसआई लगातार पाकिस्तान दूतावास में अपने एजेंट को अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर नियुक्त करता रहा है, खास तौर पर ऐसे विभागों में जहां आम लोगों से मुलाकात होती है। कई मौकों पर ऐसे आईएसआई एजेंट गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऐसे में उन्होंने लोकल्स का एक जासूसों का जाल तैयार करना शुरू किया, जिससे जासूसी भी कराई जा सके और आईएसआई एजेंट्स पर आंच भी ना आए। मकसद साफ है, लोकल लोगों से जासूसी करवाई जाए, संवेदनशील इलाकों की जानकारी हासिल की जाए, खास जगहों की फोटो वीडियो हासिल किए जाए, पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव तैयार किया जा सके। तो ये कभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ सकता अपनी हरकतों से, और वो हमेशा ये चाहता है कि यहाँ से हमारे देश की खुफिया जानकारी इकट्ठी करने के बाद वो उसको इस्तेमाल करें
चाहे कभी भी कोई युद्ध की स्थिति अभी जैसे थी वो अभी टल गया है, लेकिन हो सकता है आगे भी हो, तो वो हमेशा ये सारी जानकारी कोलेक्ट करता रहता है, यानी कि तैयार करता रहता है, उनको एनालिसिस करता है, अपनी आर्मी को देता है, और ISI के जो कर्मचारी हैं वहाँ कर इंटेलिजेंस सर्विसेज एजेंसी जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसके थ्रू वो हमारे देश में तैयार करते हैं ऐसे लोगों को। और वो लोगों को मैं ये समझता हूँ कि हमारी एजेंसीज को ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब साफ हो चुका है कि आखिर ISI का मकसद क्या था और क्यों आम लोगों को, ऐसे लोगों को जो किसी की नजर में ना आए, उन्हें जासूसी के नेटवर्क में शामिल किया जा रहा था और उन्हें पैसे, प्रलोभन या फिर धमकी या ब्लैकमेल करके जासूसी करवाई जा रही थी। इसकी एक और वजह थी, पाकिस्तान से आए एजेंट के पास डिप्लोमेटिक कवर होता है। डिप्लोमेटिक कवर से उन पर सीधा एक्शन संभव नहीं होता। एक्शन सिर्फ एजेंट से जुड़े भारतीय लोगों पर होता है। ऐसा नेटवर्क बनता है जिसमें एक दूसरे से लोग अनजान होते हैं। ISI के बनाए लोकल जासूस नेटवर्क का पता लगाना मुश्किल। इस बार सरकार ने भारत में पाकिस्तान की गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उसकी जासूसी महत्वाकांक्षाओं को पनपने से पहले ही खत्म करने के लिए उच्चायोग से कई वीजा और अन्य अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। और इधर जासूसी के आरोपी ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ में बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। ज्योति ने यह माना है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में थी। ज्योति ने कबूला कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी अधिकारियों को खुफिया जानकारी भेजी थी। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। ट्रैवल व्लॉग्स की चकाचौंध भरी दुनिया और ज्योति मल्होत्रा का फिल्मी सपना, लेकिन जब ये सपना पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाली साजिश बन जाए तो हकीकत डरावनी हो जाती है। ऐसा ही कुछ ज्योति मल्होत्रा के साथ भी हुआ। हिसार पुलिस की कस्टडी में मौजूद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब फिल्मी कहानियों से नहीं, अपने असली गुनाहों से पर्दा हटा रही है। पहले तो उसे लगा था कि ये सब कोई गलतफहमी है, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ गहराई वैसे वैसे उसके फिल्मी डायलॉग्स चुप्पी में बदलते गए और फिर सामने आया एक कबूलनामा जो हैरान कर देने वाला था। ज्योति मल्होत्रा ने जांच एजेंसियों को बताया है कि उसका मकसद सिर्फ अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जो को चलाना था। ऐसा करने के लिए वो लाइक्स और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे अधिकारी दानिश ने उसे एक आसान ऑफर दिया, स्पॉन्सर्ड ट्रैवल ट्रिप्स और आराम से पैसे कमाने का रास्ता। दानिश ने ज्योति को जो ऑफर दिया वो उसे बतौर ट्रैवल ब्लॉगर एक सपने जैसा लगा। साल 2023 में उसने पाकिस्तान के लिए वीजा लिया। वो दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग गई, जहां उसकी मुलाकात हुई दानिश से। फिर शुरू हुआ मुलाकातों और प्लानिंग का सिलसिला। वो 2 बार पाकिस्तान गई, जहां उसने अली हसन, जो कि दानिश का जानकार था, उससे मुलाकात की। पाकिस्तान में उसके ठहरने, घूमने और नेटवर्किंग का पूरा इंतजाम अली हसन ने किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अली हसन के साथ वो शाकिर और राणा शहबाज नाम के संदिग्धों से भी मिली। उसने शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया ताकि शक न हो। ज्योति ने कबूल किया है कि वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान से जुड़े इन लोगों के लगातार संपर्क में रही और सूचनाओं को साझा करती रही। ये मामूली चैटिंग नहीं थी, ये था एक एक्टिव इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा बनना। पुलिस अब जांच कर रही है कि ज्योति के बैंक अकाउंट्स में कहां से पैसा आया। कुछ बैंक खातों की डिटेल्स भी जुटाई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से उसे ट्रैवल के लिए पैसे भेजे गए। ज्योति ने ये स्वीकारा कि पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर और पाकिस्तान दोनों जगह गई थी। ये सिर्फ संयोग था या एक बड़ी साजिश का हिस्सा, इसकी पड़ताल जारी है। फिलहाल फिल्मी डायलॉग्स बोलने वाली ये यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पुलिस कस्टडी में है और अपने एक एक कदम का जवाब दे रही है। जो कहानी वो कैमरे पर दिखाती थी, वो कहानियां अब उसकी असल जिंदगी का खतरा बन गई हैं। और इसी बीच हजारीबाग से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुनका बगीचे में धार्मिक विवाद हुआ है। 100 साल पुराने शिव मंदिर से मूर्तियां हटाने पर बवाल मच गया। लोगों ने सड़क पर उतरकर बवाल किया है। धार्मिक भावना आहत होने का आरोप लगाए। सदर विधायक, सीओ और पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।
लोगों को शांत करने की कोशिश लगातार जारी है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मुनका बागीचा में धार्मिक विवाद हुआ। 100 साल पुराने शिव मंदिर से मूर्तियां हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने बवाल काटा है। हम लोग का समर्थन है कि और मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जो इतना पुराना सिद्ध मंदिर है वो टूटना नहीं चाहिए। आप मंदिर को जिस तरह ध्वस्त कर रहे हैं वो गलत है। इसकी चर्चा हम लोगों ने 6 महीना पहले भी किया था और हम लोग से वादा किया गया था कि यहाँ दुर्गा मंदिर की स्थापना होगी, शिवलिंग वहीं रहेंगे। लेकिन अचानक आज सुबह पता चला कि हम लोग यज्ञ में हम लोग भाग भी ले रहे थे। जब कोई कार्यक्रम रहता था हम लोग आते थे कि भाई मंदिर बन रहा है और बनना चाहिए मंदिर, लेकिन ये गलत परंपरा का शुरुआत है। और इन लोगों ने बोलते हैं कि मेरा जमीन में अगर बना हुआ है मंदिर तो इसका हम कड़ा से विरोध करते हैं और इसका पुरजोर विरोध होगा। मंदिर तो वही बनेगा। खंडित हो गई थी, सबके सहमति से हम लोग आगे ला रहे थे कि लोगों को पूजा करने का सुविधा होगा। एक पक्ष का कहना था, दूसरी पक्ष का कहना था कि नहीं, हम लोग को सहमति नहीं दिया गया। रिकॉर्डिंग था कि यहाँ भी मंदिर बनेगा और वहाँ भी बनेगा, लेकिन सच्चाई है कि इन लोगों ने कमिट किया था एक मंदिर वहाँ भी रहेगा, एक मंदिर यहाँ भी रहेगा। और उस मंदिर को पुराना मंदिर हो चुका था, जर्जर अवस्था में था, खंडित मूर्ति था भी, तो वहाँ भी मंदिर बनाने का प्रक्रिया चलेगा और यहाँ भी मंदिर है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हजारीबाग से सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशांत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी हालात की बात करें तो अभी जो है पूरी तरीके से शांत हो गया है। पुलिस प्रशासन ने जो है पूरे मामले को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन लोगों के बीच आक्रोश एक देखने को मिला है। हालांकि दोनों जो पक्ष है उनके बीच एक सहमति बनी है कि आगे जो है बैठकर इस पर निर्णय लिया जाएगा और मंदिर का जो मूर्ति है उसे विस्थापित करने की जो है आगे बात कही गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिव मंदिर में मूर्ति हटाने पर बवाल हुआ है। लोगों ने सड़क पर उतरकर बवाल काटा है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में पुलिस कर्मियों के द्वारा कर लिया गया है। लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर जोन बन चुका है। पाकिस्तान के एटमी अड्डे की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं बची है। पाकिस्तान के एटम बम पर कई आतंकी संगठनों की नजर बनी हुई है। तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान का सरगना नूर वली कई बार पाकिस्तान के एटमी हथियारों को हासिल करने की कोशिश कर चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद नूर वली फिर से एक्शन में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो पाकिस्तानी सेना इसी डर से सैन्य मुख्यालयों की जगह बदलने की योजना बना रहा है। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, जिसे जनरल मुनीर इस्लामाबाद ले जाने का जुगाड़ कर रहे हैं। धरती के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर जोन। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 उत्तर कोरिया, नंबर 4 रूस, नंबर 5 फ्रांस। पाकिस्तान धरती पर सबसे खतरनाक परमाणु जोन है। पाकिस्तान के एटम बम पर कभी भी ढाका पड़ सकता है। पाकिस्तान से एटम बम छीन लेने की मांग हो रही है। पाकिस्तान के परमाणु बम से दुनिया को कौन बचाएगा? ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के इतने चेहरे बेनकाब किए हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। पाकिस्तान इतने तरह से तबाह हुआ है कि उसे कई साल उबरने में लगेंगे। 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान की सेना की हार हुई, पाकिस्तानी हथियारों की पोल खुली, पाकिस्तानी जनरलों की हेकड़ी निकली, पाकिस्तान सैन्य ठिकाने तबाह हुए
और पाकिस्तान के एटमी खतरे को दुनिया ने जान लिया। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वो एटम बम जिसके धमाके से दुनिया दहल जाती है, वो न्यूक्लियर हथियार जिनकी त्रासदी कई पीढ़ियां झेलती है, उसको लेकर भी पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया के लिए टेंशन बन गए हैं। अमेरिका हो या एशिया, दुष्ट देश पाकिस्तान से अलर्ट हो चुके हैं। महाशक्तियां परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रेसिडेंट पुतिन हो या फिर यूरोपीय महाशक्तियां, सबकी टेंशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नरसंहार के हथियार हैं। पाकिस्तान ने ऐसा एटमी प्रोपेगेंडा फैलाया है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का प्रपंच रचकर अमेरिका तक के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान में प्लूटोनियम लीक की अटकलें आंधी की शक्ल में फैली, जिसकी सुर्खियां पूरी दुनिया में बनी। लेकिन यह हथकंडा पाकिस्तानी जनरलों ने क्यों आजमाया? जनरल मुनीर आखिर क्यों एटमी आग से खेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान की दोगली एटमी पॉलिसी का पर्दाफाश होने से जनरल मुनीर बौखलाया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से पाकिस्तानी परमाणु बमों की निगरानी की सख्त जरूरत की मांग की है, पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन का मनगढ़ंत ड्रामा रचा। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में किराना हिल्स पर बने खुशब परमाणु परिसर में प्लूटोनियम के रिसाव का ढोंग किया गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने सभी अटकलों को खारिज करने के लिए बयान जारी किया। IAEA ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु ठिकाने से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने इन अटकलों को उसी दिन खारिज कर दिया था जब किराना हिल्स पर हमले को लेकर पाकिस्तान ने हवा बनानी शुरू की थी। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. भारत ने पाकिस्तान को जहां-जहां घुसकर मारा, उसके सबूत पूरी दुनिया को दिखाए। लेकिन पाकिस्तानी जनरलों के शैतानी दिमाग से निकले फितूर ने सबसे बड़ी बात उजागर कर दी, बात एटमी खतरे की। पाकिस्तान जैसे नेशन के पास न्यूक्लियर हथियार रहने चाहिए या नहीं? पाकिस्तान के एटम बम को किस तरह खत्म किया जा सकता है? तो पहले पाकिस्तान की एटमी पावर खत्म क्यों करना जरूरी है, इसे समझिए। जनवरी महीने की बात है, पाकिस्तान में एक बड़ा किडनैपिंग कांड हुआ। पाकिस्तान के तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान के 16 वैज्ञानिकों का अपहरण किया। किडनैप किए वैज्ञानिकों का वीडियो रिलीज कर टीटीपी लड़ाकों ने जनरल मुनीर को घुटने पर ला दिया। टीटीपी फाइटर्स ने पाकिस्तान की सुरंग से यूरेनियम लूट का दावा तक किया था। पाकिस्तान के तालिबान ने परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में हमले के जवाब में किया। टीटीपी ने लकी मरवत में काम कर रहे काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी खनन के 18 लोगों की किडनैप कर सौदेबाजी की, जिनका आज तक पता ठिकाना किसी को नहीं लगा। तालिबान लड़ाके यही नहीं रुके। इसके बाद टीटीपी के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की रिपोर्ट आई। यह हमला कराची में मसरूर एयरबेस पर हुआ, जहां पाकिस्तान ने जंगी जेट और मिसाइलों में न्यूक्लियर बम फिट कर रखा है। हालांकि मसरूर बेस पर तालिबानी हमले की साजिश वक्त रहते पता चल गई, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान के परमाणु बम सेफ नहीं। तालिबान की तरह ही लश्कर और जैश के खूंखार लड़ाके भी एटमी हथियारों पर डाका डाल सकते हैं। ये खतरा खुद अमेरिका भी जता चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज एटमी मिसाइल को भी अपने देश के लिए विनाशकारी माना है। Developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States.
सुपर पावर अमेरिका ने पाकिस्तान से एटम बम छीनने का प्लान भी बना रखा है। इस प्लान को अमेरिकी खुफिया और सैन्य जानकारों ने न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन और रेंडर सेफ मिशन का नाम दे रखा है। 2010 में द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई है जिसे एटमी हथियारों को जब्त करने और निष्क्रिय करना मिशन दिया गया। 2011 में ओसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहचान की थी। 2011 में एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त योजनाएं हैं, जिनमें ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड शामिल है। लादेन की मौत के बाद अमेरिका ने अपना प्लान बदल लिया, मगर अब इसकी जरूरत फिर महसूस होने लगी। तो किस तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के खतरे को टाला जा सकता है? क्या पाकिस्तान से एटम बम छीनने की शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास हैं? फिलहाल अगर किसी देश में आतंकियों से परमाणु सुरक्षा को खतरा हो तो IAEA संयुक्त राष्ट्र को इसकी जानकारी दे सकती है। एटमी पावर देश पर कोई भी कार्रवाई तभी हो सकती है जब UN सिक्योरिटी काउंसिल कुछ तय करे। आज की तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किसी भी देश के परमाणु हथियारों पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन कुछ मामलों में IAEA ने निगरानी की है, वो भी उस देश की सहमति लेकर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA ने सेफगार्ड इंस्पेक्शन किए हैं। हालांकि UN सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश को एटमी थ्रेट मान ले तो एक्शन लिया जा सकता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 7 के तहत UN के सदस्य देश जैसे अमेरिका, फ्रांस आर्मी एक्शन लेकर किसी भी देश के परमाणु हथियारों को कब्जे में ले सकते हैं। वक्त की दरकार है कि पाकिस्तान जैसे देश से फौरन एटम बम छीन लिए जाए। इंसानियत की खातिर ये एक्शन जितना जल्द हो सके महाशक्तियां ले। अगर इस मिशन में ज्यादा देर हुई तो पाकिस्तान के सरफरे जनरल खुद ही एटम बम का सौदा आतंकी आकाओं से कर सकते हैं, जिन जनरलों ने मौत के डर से अपने सैन्य मुख्यालय को बदलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर, जिसे CHQ कहा जाता है, उसे अब राजधानी इस्लामाबाद से ट्रांसफर किया जा सकता है। पाक सेना का मुख्यालय फिलहाल रावलपिंडी के चकलाला में है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस है, जहाँ भारत ने खतरनाक मिसाइल हमला किया था। जनरल मुनीर अपने अड्डे बदल रहे हैं, जनरल मुनीर अपने नए दांव चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये स्वयंभू फौजी तानाशाह अपनी ही चाल में बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान मिलिट्री के जनरल मुनीर से खफा है, जिससे आने वाले दिन में पड़ोसी मुल्क में भीषण खून खराबे का दौर शुरू होने की भविष्यवाणी कट्टर मौलाना करने लगे हैं। और देखिए, पिछले कई दिनों से मौसम बड़ी तेजी से करवट बदल रहा है। हाल ही में आंधी तूफान से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। शनिवार की रात मौसम में तब्दीली देखी गई और तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। दिल्ली NCR से लेकर यूपी के अलग अलग शहर पानी पानी हो गए। इस रिपोर्ट को देखिए। मई का मौसम हमेशा बेतहाशा गर्मी के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार मई में मौसम जो बार बार यू टर्न ले रहा है, उसने भारी तबाही मचाई है। कहीं बादल फट गया, कहीं पेड़ खंभे गिर गए, तो कहीं गाड़ियां पानी में समा गईं। कुदरत ने हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है। राजधानी में भी रात की बारिश ने लोगों को डरा दिया। इतनी भयंकर बारिश हुई कि जगह जगह पानी भर गया। अंडरपास पानी से पूरी तरह भर गए और गाड़ियां उसमें डूब गई। भारी बारिश से दिल्ली कैंट में सड़कों पर गाड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। सड़कों पर कई जगहों पर घुटनों से ज्यादा पानी भर गया। आंधी तूफान से दिल्ली में कई जगह पेड़ गिर गए, जिससे सड़कों का कुछ ऐसा हाल हो गया। तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह बिजली के पोल गिर गए। नोएडा के आसमान में भी देर रात बादल गरजने के साथ बिजली चमकी। बाहर का मंजर बेहद ही खौफ में भरने वाला था। उसके बाद तो जोर की बारिश हो गई। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह लबालब हो गई। सड़क तो गुम होती दिखी, ऐसा लगा मानो सड़क पर तालाब उतर आया हो।
गाजियाबाद में तेज आंधी के बाद एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर गई। दफ्तर में मौजूद सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। मथुरा की बात करें तो यहाँ भी मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली। रात को तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई। सुबह जब सड़कों पर लोग निकले तो पानी ने सभी का रास्ता रोक लिया। पश्चिमी यूपी में भी मौसम ने रंग बदल लिया। तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मेरठ में जगह जगह जलभराव हो गया। बारिश के बाद पारा तो गिरा, लेकिन मुश्किल भी बढ़ गई। बागपत में बीती रात हुई जोरदार बारिश से बिनौली रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया। कई फीट तक जलभराव होने से कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। आने जाने में दिक्कत हो रही है। अंडरपास में पानी भर रहा है, पूरी बाइक बंद हो गई जी, डूब गई थी, हम भी गिर गए जी पानी में, बहुत काफी दिक्कत हो रही है जी। संभल का भी यही हाल है। बरसात से सड़कों पर जल जमाव हो गया। पेट्रोल पंप को पानी ने घेर लिया। बरसात बहुत ज्यादा हुई है, सारा आप देख रहे हैं, इतना सारा पानी पूरा भर गया है ये पूरा। अब क्या करेंगे? क्या निकलवाते पंप सेट को बुलवाया, निकलवा रहे हैं सारा पानी। कुछ काम भी आज प्रभावित हो रहा होगा बरसात पानी? बहुत असर पड़ा, सारा काम आ ही नहीं रहा है ना पानी की तरह। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश जमकर बरस रही है। रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में देर रात जमकर बारिश हुई। केदारनाथ हाईवे पर विजयनगर इलाके में एक बरसाती नाला उफान पर आ गया। बरसाती नाले के उफान पर आने से कई गाड़ियां दूसरी ओर फंस गईं। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 48 घंटे में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे वेदर का अलर्ट है और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत ये वो इलाके रहेंगे जहां पर तेज बारिश आने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा आंधी तूफान भी कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। प्रदेश में कई जगह पर बारिश भी हो रही है। देहरादून की अगर हम बात करें, देर रात यहाँ अच्छी बारिश देखने को मिली। फिलहाल मौसम हालांकि यहाँ पर साफ है, लेकिन अभी भी अगले 48 घंटे का अलर्ट दिया गया है। तो इस तरह मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, जिससे जगह जगह आफत दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए